तो मैं दिनेश मेहरुठा। दोस्तों जय भीम पेज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं बहुत दिनों के बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ। काफी लंबे समय से न तो मैंने कोई अपडेट्स दिया है न कुछ दिया है, लेकिन आज जिस मुद्दे को लेकर मैं ज्वलंत मुद्दे को लेकर इस पेज पर मौजूद हुआ वो मुद्दा मध्य प्रदेश की राजनीति के साथ साथ पूरे देश की राजनीति को दिशा देने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों जहां भीम आर्मी और अन्य प्रकार के अम्बेडकरवादी जितने भी संगठन है वो कहीं न कहीं अपने समाज अपने समुदाय को लेकर एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस कार्य में दोस्तों एक बहुत बड़ा योगदान सामने निकल कर आया है हमारे बड़े भाई मनोज परमार जी का। उन्होंने पिछले 10 तारीख को देपालपुर के एक छोटे से गांव में, जिस गांव का नाम है चटवाड़ा, वहां पर एक महिला के शव को कुछ सवर्ण कास्ट के लोगों ने उनके शमशान घाट में नहीं जलाने दिया और तमाम प्रकार के घटनाक्रम, यूं कहो कि उनके शब्दों में अगर कहा जाए तो वहां पर युद्ध जैसी स्थिति निर्मित हो चुकी थी। उस युद्ध जैसी स्थिति को रोकने के लिए परमार भाई ने जैसे तैसे करके धरना दिया, कुछ भी किया और उस मामले को खत्म किया, लेकिन देश भर में एक संदेश दे दिया कि अंबेडकर विचारधारा है तो आज हम यहां तक पहुंच पाए हैं, वरना अगर ये विचारधारा नहीं होती तो दोस्तों शायद मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को गंदगी से उठने का कोई मौका देता। दोस्तों आज भी कई लोग हैं जो पल पल पर आरक्षण पर सवाल उठाते हैं, लेकिन अगर महत्वपूर्ण बात की जाए तो इस देश में सरकारी नौकरियां 70% खत्म की जा चुकी है, उस पर कोई सवाल नहीं करता। सिर्फ 30% नौकरियां बची है, उस पर भी बात आ जाती है आरक्षण को लेकर। और साथ में दो या चार दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा निर्णय आया है कि जो सरकारी नौकरियां है वो 50% से ज्यादा नहीं दी जा सकती। तो ऐसे में मेरे कई मित्र हैं जो मुझसे सवाल उठा रहे हैं और उनका कहना है कि जब 10% सवर्णों को आरक्षण दिया गया था तब सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं रोका। अर्थात मैं कह सकता हूं कि मैं एक ऐसे देश में रहता हूं जहां पर मानसिकता एक तरफ चलती है और व्यक्तिवाद एक तरफ चलता है। तो इस व्यक्तिवाद की लड़ाई, इस समानता की लड़ाई की जो आगाज किया है मनोज भाई ने, तो आइए आज इनसे मिलते हैं और अंबेडकर विचारधारा पर हम खुलकर चर्चा करते हैं कि जो देपालपुर, इंदौर के निकट एक देपालपुर विधानसभा है, उसका एक छोटा सा गांव चटवाड़ा है, वहां पर एक महिला के मरने के बाद उसके साथ जो हुआ दोस्तों वो तो जिंदा जी पता नहीं कितने लोगों के साथ होता आ रहा है। आप कभी गांव में जाकर देखिए, मोहल्ले में जाकर आप देखिए, कभी गंदी बस्ती में जाकर देखिए तो आपको पता चलेगा कि वे लोग जिनको कोई पास बिठाना पसंद नहीं करता, जिनको कोई उनको बच्चे को साथ में पढ़ाना पसंद नहीं करता, तो बताइए वो किस हालात से गुजरते होंगे। तो आइए इन सब तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करें। उससे पहले दोस्तों एक बार आप जय भीम जरूर कमेंट करें, क्योंकि हमें मनोज भाई जैसे व्यक्ति को आगे बढ़ाना है, क्योंकि जब तक हमारे अंबेडकरवादियों में भी कट्टर अंबेडकरवादी बाहर नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता कि हम सब लोगों को कभी समानता का अधिकार मिल पाएगा। तो आइए हम सब मिलकर इस समानता का अधिकार लड़ते हैं और आज खुलकर हम चर्चा करते हैं मनोज परमार जी से। मैं उनका परिचय देना चाहता हूं, वो है अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई समाज महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसके अलावा इंदौर में एक भूतेश्वर यात्रा निकलती है। आप कहोगे कि आप हिंदू विरोधी अक्सर पोस्टें करते हो, मैं हिंदू विरोधी पोस्ट तो नहीं करता हूं। हिंदू विरोध में जो कमियां हैं, जो कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों पर मैं पोस्ट करता हूं। तो इसलिए मैं आज उनके बारे में बता रहा हूं कि वो भूतेश्वर यात्रा निकालते हैं और उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है, आइए उस लड़ाई को जानने का प्रयास करते हैं और उनके आगे की रूपरेखा क्या है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आपको जय भीम हमारी ओर से। मनोज भाई आप ये बताइए कि आपने जो लड़ाई लड़ी है, ये लड़ाई कहां तक चलेगी। मामला तो सबके सामने स्पष्ट हो चुका है, तो हमें इस सवाल का जवाब खोजना है कि आखिर हम कब तक, क्योंकि बाबा साहेब ने सालों पहले इस लड़ाई की शुरुआत की थी और ये अभी तक निरंतर जारी है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे। बाबा साहब की जो विचारधारा और बाबा साहब का जो संघर्ष है उसको तो हम सत नमन करते हुए उनकी विचारधारा का अनुपालन भी करते हैं। और हमें यहाँ पर लोकतंत्र के तहत तलवार उठाने की नहीं, कलम उठाने की जरूरत है। ये विचारों की लड़ाई है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक जीवन जी रहे हैं, है ना। तो लोकतंत्र में जो है आप जो है किसी के विचारों का विरोध जो है धरना प्रदर्शन के माध्यम से और अन्य अनशन के माध्यम से और कलम के द्वारा, संगठन के माध्यम से, संघर्ष के द्वारा दे सकते हैं। तो हमने वही रास्ता अख्तियार किया है और निसंदेह ये बात सत्य है कि अधिकांश गाँवों में लगभग 60% से अधिक, 70% से अधिक ऐसे ग्रामीण अंचल है जहाँ पर अनुसूचित जाति वर्ग के साथ जातियों के कारण, नीची जाति उसको छोटी जाति वे लोग समझते हैं, इसलिए अत्याचार हमारे लोगों पे होता है। जैसे कि एक सामान्य सी बात है, मंदिर प्रवेश वहाँ पर नहीं होने देते हैं ग्रामीणों में। दूसरा विषय आता है कि घर में खुशियाँ होती है, जब बारात निकलना रहती है तो बारात नहीं निकलने देना, घोड़ी नहीं चढ़ने देना,
और यहाँ तक कि हमारे लोगों को दाढ़ी कटिंग तक नहीं बनाने दी जाती। उनको ऐसा लगता है कि भाई छोटी जाति का व्यक्ति अगर यहाँ दाढ़ी कटिंग बनाएगा तो वो नाई अछूत हो जाएगा, उस्तरा अछूत हो जाएगा। और सौदाह में भी जो है अंतिम संस्कार के दौरान भी एक ही गांव में कई शमशान होते हैं और जहाँ नहीं होते हैं एक शमशान होता है, वहाँ पर तो अपर कास्ट का ही होता है, निचली जातियों को जलने का हक नहीं होता है, खुले में जलाते हैं। कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है 2-2-3-3 दिन तक हमारे दलित का शव जो है घर में पड़ा रहता है, 2 दिन 3 दिन में तो सड़ जाता है शव, एक जब झड़ी लगती है बारिश की। तो ऐसी स्थितियों में हमारा व्यक्ति जो जीवन यापन कर रहा है वो संघर्ष इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि रहना उसको गांव में एक्चुअल में आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, नौकरी वहीं करना है, हाली वहीं करना, मजदूरी वहीं पर करना है, इसलिए वो इन अव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता। चूंकि आपका हमारा शहर में जन्म हुआ है इसलिए हम इस चीज पर फोकस भी करते हैं, इसको लक्ष्य बना के चलते हैं और हम इस पे लगातार संघर्ष करते हैं कि कैसे भी करके, चूंकि मेरा इस धर्म में इस समाज में जन्म हुआ है इसलिए मेरा नैतिक दायित्व तो बनता है कि मैं मेरे समाज के व्यक्ति को उसका स्वाभिमान, उसका सम्मान दिला सकूं। जी जी। अच्छा एक चीज बताइए, आप जो जिस समुदाय की बात कर रहे हैं उस समुदाय को पुरानी परंपरा है जो 5000 साल से चली आ रही है, कोई आज की कहानी नहीं है। और 5000 साल पुरानी जो परंपरा है उसका शहरों में तो अंत हो गया है किंतु ग्रामीण अंचलों में इसका अंत नहीं हो पाया है। और ये जो कि जन्म के साथ पैदा होती है, ये कहीं से मिलती नहीं है, किसी के द्वारा दी नहीं जाती है, जन्म के साथ पैदा होती है। और इसको जो है संस्कार, घर के संस्कार, परिवार के संस्कार, समाज के संस्कार ही मिटा सकते हैं। जैसे कि हमारा एक संस्कार है अतिथि देवो भव। यदि कोई व्यक्ति मेरे सामने एक्सीडेंट हो जाए तो मैं उसकी बिना जात पूछे उसको इलाज करवाऊंगा, उसको हॉस्पिटल ले जाऊंगा, ये नहीं देखूंगा कि वो कौन सी कास्ट का, कौन सी जाति का, वो भले मुस्लिम हो, बोरा हो, जैन समाज से हो, सिख समाज से हो, हमारा कोई ठाकुर हो या हमारा कोई ब्राह्मण भाई हो, मैं उसको बिना किसी जात पूछे उसका इलाज करूंगा। यदि ना कि मैं उसको हॉस्पिटल का पता बताऊंगा और उसको अपने हाल पे छोड़ूंगा। इसी तरह एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि यदि मेरे घर के सामने कोई प्यास से तड़प रहा है तो सबसे पहले मैं उसको पानी पिलाऊंगा बिना जात पूछे, ना कि कुएं का एड्रेस बताऊंगा। बाकी 10 तारीख को ये हुआ कि मैं 9 घंटे लाश को लेकर बैठा रहा, लोगों ने अपने घर पे जो अपने गांव में जो शमशान है उसमें जलने नहीं दिया, वो नए शमशान का एड्रेस बता दे रहे कि आप वहाँ जाके। इतना गंदा विचारधारा की हजारों की बस्ती में एक भी अकलमंद नहीं मिला मुझे वहाँ पर। अच्छा वहाँ की कितनी पॉपुलेशन है उस गांव की? लगभग 1500 से अधिक। वो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं निकला। 150-200 तो हमारे दलित भाई हैं अनुसूचित जाति वर्ग के और 1200 से 1300 जो है। अच्छा एक चीज ये बताइए, आप काफी अच्छा संघर्ष करते हैं और हम भी करते हैं इस विषय को लेकर, लेकिन जिस प्रकार की एजुकेशन स्ट्रक्चर होता जा रहा लगातार SC/ST से एजुकेशन लगभग दूर होती सी जा रही है, तो इसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? एक्चुअल में जब तक हम लोग अपने सामाजिक दायित्व को नहीं निभाते तब तक हमारा समाज पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। जी जी। हमारे लिए अपवाद है कि हमारे समाज में 10% लोग जो है खड़े हुए हैं और सामने अपर कास्ट में एक अपवाद होता है कि भाई आर्थिक आधार पर हो ताकि हमारे लोग जो है वो ऊपर आ सके। कोई ने किसी को नीचे नहीं गिराया, किसी ने किसी को ऊपर नहीं करा। ये सब हजारों सालों पुरानी परंपरा है जिसका विरोध बाबा साहब ने किया, ज्योतिबा फुले ने, माता सावित्री बाई ने किया। उसी विचारधारा को हम आगे बढ़ाते हुए हमारा नैतिक दायित्व है कि हमारे समाज के जो पिछड़े लोग हैं उनको शिक्षा के लिए अग्रसर करें, उन्हें शिक्षित बनाए और संगठित रहने की प्रेरणा दे, तब जाके उनका सम्मान और उसके स्वाभिमान की सुरक्षा हो सकेगी। अच्छा आगे बताइए कि क्या देश में कोई ऐसा कानून की आवश्यकता है जिससे कि ये जो भेदभाव होता है इस पर अंकुश लगाया जाए? जरूर उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ऐसा कानून लाना चाहिए जो ये मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं, जो मानसिक रूप से पीड़ित और मानसिक रूप से गरीब लोग हैं, इनकी विचारधारा को सुधारने के लिए ऐसा एक कानून लाना चाहिए ताकि इनकी विचारधारा विकसित हो सके, उदारवादिता हो सके। जी जी। अच्छा इस बड़े महंगे स्कूलों का ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है। महंगे स्कूलों का ट्रेंड बढ़ना अर्थात गरीबों से शिक्षा का दूर होना बराबर मानते हैं, तो आप क्या कहेंगे इस विषय पर? आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। महंगे स्कूलों में हमारे लोग इसलिए नहीं जा सकते कि जितनी उनकी फीस होती है उतनी तो साल भर की उनकी सैलरी होती है। आप किसी भी इंदौर शहर के क्या किसी भी महानगर के चौक में चले जाओ, भले ही पलसीगढ़ चौराया हो, कलाई नगर मजदूर चौक हो, शीतला माता बाजार चौक हो या चंदन नगर मजदूर चौक, आप वहाँ अगर 500 मजदूर है, 500 मजदूर से हाथ खड़े करवा लाना, सबके सब हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के मजदूर मिलेंगे। मतलब जो व्यक्ति 200 से 300 रुपए कमाने के लिए सुबह 8 बजे से खड़ा हुआ है
उसमें बाल श्रमिक भी है। जी जी बिल्कुल। मतलब जिनकी उम्र 12 वर्ष है, जिनकी उम्र 14 वर्ष है, ऐसे लोग भी वहाँ पर मिलेंगे आपको, ऐसे बच्चे भी मिलेंगे और ऐसी बच्चियां भी मिलेगी आदिवासी वर्ग की, जिनकी उम्र 12 वर्ष है, जिनकी उम्र 13 वर्ष है, ऐसी बच्चियां भी वहाँ पर मजदूरी करने के लिए ललायत मिलेगी। और वे व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक जो 200-300 रुपए कमाते हैं, उससे उनके जीवन का एक भोजन, एक दिन का भोजन प्राप्त हो पाता उनके परिवार का, वो भी रोज नहीं, मतलब 2-4-8 दिन में एक काम मिल गया जिससे उनका जीवन यापन हो जाता है। तो आप ये बताओ, जो व्यक्ति 200 रुपये रोज कमा रहा है, केवल सुबह कमाने जाता तब जाके शाम के भोजन की व्यवस्था हो पाती, वो किसी हाई स्कूल में कैसे पढ़ाएगा अपने बच्चों को? जी जी, ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इसका समाधान हमें कहीं दिखाई नहीं देता। न ही कोई अम्बेडकरवादी संगठन है जो इस मुद्दे को लेकर बाहर आ पा रहा है। आप क्या कहें? नहीं, हम बिल्कुल इसमें प्रयास करेंगे। जागरूकता अभियान हमने चला रखा है और हमारे जितने भी अम्बेडकरवादी संगठन है उनसे भी हम अनुरोध आपके माध्यम से भी करता हूँ, जहाँ पर हमारी भेंट मुलाकात होती है, मंच से भी बोलते हैं, और आपके माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि शिक्षा की लड़ाई में बराबरी, कंधे से कंधा मिलाकर वे साथ दें, ताकि मानव फर्ज ज्यादा हो सके, इंसानियत का फर्ज ज्यादा हो सके। क्योंकि परमार्थ का जीवन जो है परमात्मा ने हमें दिया है कि भाई हम केवल अपने लिए ना जिए, ये अपने लिए तो केवल जानवर जीता है, इंसान को तो परायों के लिए जीना चाहिए, वंचितों के लिए जीना चाहिए, असहाय लोगों के लिए जीना चाहिए। तो ये हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति कहती है, और हमें हमारे वंचित तबके को आगे लाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।